हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी, सभी को ज्वाइन कर लीजिए क्लास टाइमली। और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। रितु राज जी, गुड इवनिंग। पीडीएफ मिल गई रितु राज आपको? कल मैंने डोमेन्स ऑफ टीचिंग की पीडीएफ सेंड करी थी, मिल गई है? उषा भारद्वाज जी, गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? ओके, गुड इवनिंग अंजलि जी। ऑल क्लियर, गुड। क्रिस्टल क्लियर मैम, वेरी गुड। हाँ जी, बताइए। कल की पीडीएफ मिल गई है सबको? डोमेन्स ऑफ टीचिंग की पीडीएफ कल सेंड करी थी मैंने। ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में अपलोड कर दी है। 30 कोर्सेज है पूरे जो मेरे पास है, तो मैंने सारे 30 के 30 कोर्सेज में अपलोड कर दी है। प्लीज यस नो में बताओ पीडीएफ मिल गई है। जिनको नहीं मिली चलो वो बताओ। जिनको नहीं, यस मैम मिल गई पीडीएफ, ओके ठीक है, गुड। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का फेजेस ऑफ टीचिंग करेंगे, और एजुकेशन सिस्टम में हम ट्राइपोलर एंड बाइपोलर भी देखेंगे। वैसे तो मैंने कल बता दिया था, हल्का सा एक ही लाइन में है वो सारा, ट्राइपोलर और बाइपोलर। ठीक है, एजुकेशन जो प्रोसेस है हमारी ट्राइपोलर और बाइपोलर, वो भी करेंगे। और टीचिंग के फेसेस करने वाले बहुत ही ईजी है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बस उसी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। मैम मेरा फर्स्ट डे है। ओके रेखा जी, आपने न्यू ज्वाइन किया है? न्यू ज्वाइन किया है आपने पेड कोर्सेज? ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। करते क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता लूं आप लोगों को। देखो, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, यूनिट 4 से मैंने स्टार्ट किया था 12 जुलाई या 13 जुलाई से, 13 जुलाई से चलो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। यूनिट 4 कम्युनिकेशन से स्टार्ट करा था मैंने। मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन करवाया, और ये कंप्लीट है आपका। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कोर्स में जाना है, कंटेंट में जाना है। ठीक है, नहीं, कंटेंट में पहले जाओ फिर कोर्स में जाओ। कोर्स के बाद आप दिसंबर या फिर पेपर 1 ऐसे करके बैच होगा। ठीक है, दिसंबर या फिर पेपर 1 उसमें जाना है। उसके बाद नोट्स में जाओ। वहां पर आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी? यूनिट 4 कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी सेम यही रहने वाला है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका। ठीक है, कंटेंट में जाओगे, कोर्स में जाओगे, दिसंबर या पेपर 1 और नोट्स में जाओगे। क्लियर है? और एक और चीज, कम्युनिकेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? लाइव क्लास जहां पर आपके पास शो होता है ना, वहां पे एक डब्बा सा बना होगा, REC उसमें लिखा होता है छोटे छोटे अक्षर में। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख लेना जो न्यू ज्वाइन हुए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट किया है, और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी कम से कम 10 क्लासेस तो हो चुकी है, मे बी 10 से ज्यादा ही हो चुकी है। ठीक है, और ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड डेली एक एक दो दो घंटा देकर। गोलगप्पा खा रही थी, देखा आपका ग्लास शुरू हो गया, गोलगप्पा खाना अधूरा छोड़। नहीं नहीं, खा सकते हो आप, मैं कौन सा देख रही हूँ आपको, खाओ आप आराम से, खा सकते हो, क्लास भी देखते रहो, उसमें कौन सा बड़ा टाइम लगना। अब देखो, यूट्यूब पर जो मेरी क्लास की टाइमिंग है 9 PM टू आपकी 10 PM होती है क्लास, मंडे एंड ट्यूसडे, जो कि आपकी बिल्कुल फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर। यूट्यूब का चैनल क्या है? फिलर फॉर्म। ठीक है, फिलर फॉर्म है, यूजीसी नेट फिलर फॉर्म। और यहाँ पर मैं करवाती हूँ PYQs, MCQs। अभी जो भी हमारा ऐप पर कोर्स में यूनिट करवा रही होती हूँ आपको, उसी के PYQs MCQs करवाती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के करवाऊंगी। अभी भी जो मंडे एंड ट्यूसडे आपकी क्लास होनी है नेक्स्ट वीक में, वहां पर मैं PYQs MCQ टीचिंग एप्टीट्यूड के करवाऊंगी, 2023 के और 2022 के। ठीक है, 2023 और 2022 के करवाऊंगी आपको। ऐप पर जो आपकी क्लासेस होती है 7 PM टू 8 PM, वैसे मैं शेड्यूल में भी अपलोड कर देती हूँ, अनाउंसमेंट भी कर देती हूँ। ठीक है, 7 PM आपकी क्लास होती है डेली ऐप पर। और ये मैं यहाँ पर ऐप पर आपका चल रहा है जी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। अब अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? नेट के लिए, JRF नेट, JRF सेट, और ऑल्सो योर BEd। अगर कोई चाहता है कि किसी को, देखो आज मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से नौकरी मिले, ठीक है, जल्दी आप चाहते हो कि जल्दी से नौकरी मिले और जल्दी जल्दी आप सेटल हो जाओ, तो BEd भी करके रखो। ठीक है,
अगर आपके पास टाइम है कि हाँ आपने बीएड करनी है तो बीएड भी करके रखो। अगर आप चाहते हो कि स्कूल में भी जॉब आपको करनी है या फिर आपको जल्दी जल्दी जॉब करनी है तो बीएड में बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी आपकी स्टेट पे डिपेंड रखता है कि आपकी स्टेट में कैसा कैसा सिस्टम है, क्या है। कॉलेज अगर बहुत ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे तो बहुत ज्यादा कॉलेज है, वहां पे तो नेट क्वालिफाइड करो और डायरेक्ट आपको कॉलेज में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। आई डिड मैम। हाँ जी, उषा भारद्वाज ने बीएड करा है, वेरी गुड। बीएड करने से देखो आपके पास ना रास्ते खुल जाते हैं। आपके पास नेट भी है, बीएड भी है, तो बहुत रास्ते आपके पास खुल जाते हैं बीएड करने से। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि हाँ उसको बीएड करनी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए। हायर एजुकेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए, जो हायर एजुकेशन की कमीशन रहती है और यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं जो बीएड का एंट्रेंस होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। क्लियर है मैम? लॉ के स्टूडेंट को स्कूल में जॉब मिल जाएगी। हाँ, लॉ के स्टूडेंट को मिल जाती है, वो तो एलएलबी भी करेंगे ना अगर, तो उनको तो कॉलेज में भी मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेज में, एलएलबी और एलएलएम के बाद भी। इवन देन अगर उनका नेट भी ना हो ना तो भी कहीं ना कहीं उनको मिल जाती है एडमिशन। विदाउट नेट भी एलएलबी और एलएलएम वालों को मिल जाती है कॉलेज में। ठीक है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको क्या करना है। अगर मेरी बस ये एडवाइस है आपको, मैं आप पे कोई ये थोप नहीं रही हूँ किसी चीज को, बस एडवाइस है कि अगर आप चाहते हो आपको जल्दी से नौकरी मिले और आपकी अभी एज है कि हाँ आप बीएड कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर आपको नहीं है कि हाँ मुझे पीएचडी करनी है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना फिर। ठीक है, 2 साल टाइम वेस्ट नहीं करना। यस मैम, मैंने भी किया है 2021 में बीएड। वेरी गुड चंदन जी। हाँ, जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए और ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट। बस इतना सा बोलना था आप लोगों को, अभी टाइम नहीं है। देखो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 का सिलेबस है। ठीक है, इसमें से हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड कवर है, लर्नर सेंटर्ड कवर है, मेथड्स हमारे जो थे। ठीक है, और आप लोगों का टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल ये हम करेंगे। बाकी आपका लर्नर डोमेन वाला कर लिया मैंने। ठीक है, ये वाला हमने स्टार्ट किया है अभी। लर्निंग डोमेन हो गया है आपका, लर्निंग डोमेन्स हो गया है आपका जो इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले फेसेस ऑफ टीचिंग, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में ना फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, डोमेन्स ऑफ टीचिंग हो गया, फेसेस ऑफ टीचिंग हो गया। फैक्चुअल का मतलब क्या है कि फेसेस कितने, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, तो मीन्स ये फैक्ट है कि हाँ ये है तो है। ठीक है, प्री एक्टिव है तो है, इंटरेक्टिव है तो है, पोस्ट एक्टिव है तो है। ठीक है, ये फैक्चुअल है जो आपको एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ते हैं इनके फैक्ट। क्लियर है? तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इजीली वे में समझाऊंगी आज आपको फेसेस ऑफ टीचिंग का। और लर्निंग डोमेन्स हम कर चुके हैं। क्लियर है? जिन्होंने नहीं सुना वो कल की क्लास को देख लेना, पीडीएफ को भी देख लेना, पढ़ लेना एक। ठीक है, पढ़ लेना एक तरह से। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हमने कैसी है वो कॉग्निटिव डोमेन के एलिमेंट्स थे या फिर अफेक्टिव डोमेन के एलिमेंट्स थे या फिर साइकोमोटर डोमेन के एलिमेंट्स थे, या स्किल्स बोलो आप। कैसी और रूएक कॉग्निटिव डोमेन के एलिमेंट्स थे। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया मैंने। बताओ मुझे, फास्ट रिप्लाई करो। KCAASE या फिर रूएक, RUAACE। ये किसका था? कॉग्निटिव का है, अफेक्टिव का है कि साइकोमोटर का है? कॉग्निटिव का है। कॉग्निटिव, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि जो आर का स्केयर वॉक था, रनिंग। ठीक है, रनिंग, और इसका क्या बनाया था हमने? निमोनिक वॉक। ये किसका है एलिमेंट्स? अफेक्टिव का है कि साइकोमोटर का है कि कॉग्निटिव का है? आर वॉक, रिप्लाई फास्ट। हाँ ठीक है, कॉग्निटिव वाला हो गया सभी का। अभी ये बताओ, इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क होता है, कल भी बताया था मैंने आपको। अफेक्ट होता है आपका प्रभावशाली, अफेक्ट, इफेक्ट आपका डिफरेंट है। अफेक्टिव डोमेन, वेरी गुड। अब बताओ, जो आपका आई एम पेन है ये किसका था? इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। जल्दी से बताओ, ये किसके एलिमेंट्स, या फिर हम एलिमेंट्स बोलो या फिर स्किल्स बोलो। ठीक है, ये किसके स्किल्स या एलिमेंट्स है? आई एम पेन, रिप्लाई फास्ट, साइकोमोटर, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि जो आपका कैसी में है और रूएक, रूएक वाला चलो रहने दो, 1956 वाला आपका कैसी और 2001 वाला आपका रूएक जो रिवाइज हुआ था। अब मुझे लो ऑर्डर बताओ तीनों का।
कॉग्निटिव डोमेन का लो ऑर्डर बताओ, अफेक्टिव डोमेन का लो ऑर्डर बताओ, और साइकोमोटर डोमेन का लो ऑर्डर बताओ जल्दी से। लो ऑर्डर बताओ मुझे सभी के, लो ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। लो ऑर्डर बताओ मुझे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों के लो ऑर्डर बताओ। स्टार्टिंग के बता दो चाहे, बस लो ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हाई ऑर्डर की बात नहीं कर रही। लो ऑर्डर, लो, हाई ऑर्डर बता रहे हो आप लोग, देख लो कल ही पढ़ाया है। हाई ऑर्डर बता रहे हो आप लोग, लो ऑर्डर की बात हो रही है। क्रिएटिंग इवेल्युएशन ये आपके हाई ऑर्डर में आते हैं। नॉलेज, यस, नॉलेज हो गया। एक साथ लिखो प्लीज, रिमेंबर, रिमेंबर, रिसीविंग था मे बी, हाँ रिमेंबर हो गया, ठीक है ठीक है। कॉग्निटिव का बता रहे हो आप, रिमेंबर, ओके। साइकोमोटर में इफेक्टिव, अच्छा ठीक है। लो ऑर्डर बताओ मुझे, इमिटेशन हो गया, एप्लीकेशन और रिसीविंग। देखो नेचुरल लॉ, कैसी कैसी बातें करते हो यार, कल ही पढ़ाया। लो ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉलेज होगा, यहाँ पे रिमेंबर हो गया, ठीक है। और रिसीविंग हो जाएगा लो ऑर्डर, और आपका इमिटेशन हो जाएगा लो ऑर्डर। और अगर हम हाई ऑर्डर की बात करें तो इवेल्युएशन या क्रिएटिंग हो जाएगा, और आपका यहाँ पर करेक्टराइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका नेचुरलाइजेशन हो जाएगा हाई ऑर्डर, ठीक है। नेचुरलाइजेशन हो गया कि मीन्स अब आपको सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, अब आप हाई लेवल तक पहुंच गए हो। इवेल्युएशन, क्रिएटिंग, करेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन, आप हाई लेवल तक पहुंच गए हो। मीन्स आपका देखो करेक्टर वैसा बन गया एज इट इज, और आप अब इवेल्युएट कर सकते हो चीजों को, जस्टिफाई कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो आप चीजों को, तो हाई ऑर्डर है। क्लियर है? हाँ, जो नीचे है ना, जो कम है वो लो ऑर्डर में आएगा, और जो ऊपर है मीन्स की ये रख लो कि हाँ आपका करेक्टर एज इट इज वैसा ही बन गया, लास्ट में जो आएगा वो आपका हाई ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बहुत टाइम। ओके, कॉग्निटिव डोमेन हो गया, अफेक्टिव डोमेन हो गया, साइकोमोटर डोमेन हो गया, ओनली यही 3 डोमेन है। अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो वो उसको नेगेटिव निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया और साइकोमोटर हो गया, यही 3 डोमेन है। इसके अलावा आपको डी ऑप्शन में कोई और डोमेन दे सकते हैं जो कि ये नहीं होगा, और वही आपका हो जाएगा फिर नेगेटिव, ठीक है, निकाल सकते हो बाहर उसको। ओके, करते हैं क्लास स्टार्ट। फेसेस ऑफ टीचिंग, कल का थोड़ा सा रिवीजन करवाना था आपको, हो गया। फेसेस ऑफ टीचिंग, फर्स्ट टीचिंग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, लेवल्स ऑफ टीचिंग, डोमेन्स ऑफ टीचिंग एंड आपका फेजेस ऑफ टीचिंग, फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, आपको एज इट इज इनके फैक्ट याद करने होंगे। अब देखो, फिलिप जैक्सन, इंपॉर्टेंट है ये, किसने दिया है फेजेस ऑफ टीचिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखोगे, रिप्लाई करो सभी कमेंट में, फिलिप जैक्सन। आजकल स्टूडेंट, आज ठीक है स्टूडेंट, आजकल नहीं तो कम स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे रक्षाबंधन की वजह से, रक्षाबंधन मना रहे क्या अभी तक? फिलिप जैक्सन, ठीक है। डिवाइडेड टीचिंग ऑपरेशन इनटू 3 फेसेस, 3 चरण बोलो या फिर स्टेप्स बोलो, 3 चरण बोलो या स्टेप बोलो, ठीक है। 3 चरणों में विभाजित किया है किसने? फिलिप जैक्सन। अब देखो कौन कौन से फेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री एक्टिव फेज, जिसको हम कौन सा फेज बोलेंगे? प्लानिंग फेज, बताऊंगी अभी डिटेल में, हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज, इंटरेक्टिव शब्द आपको लगता है नहीं कि कितनी बार पढ़ चुके मैम हम, कम्युनिकेशन में तो हमने इतनी बार पढ़ लिया, बल्कि कम्युनिकेशन में तो इंटरेक्टिव मॉडल था, ठीक है। ट्रांजैक्शनल हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, लीनियर हो गया, ये सारे मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन में। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इंटरेक्टिव का क्या मतलब है, जब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो टीचर और स्टूडेंट की बात होगी। क्लियर है? एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? लागू करना, ठीक है, लागू करना या फिर अमल करना। ओके, पोस्ट एक्टिव फेज हो जाएगा आपका इवेल्युएशन एंड कम फीडबैक, ठीक है। अब जहां पे पोस्ट लग जाता है इट मींस कि ये इसके ऑपोजिट है, जो आपका प्री एक्टिव था इसके ऑपोजिट है आपका पोस्ट एक्टिव। ये थी स्टार्टिंग आपकी, और ये है एंडिंग। क्लियर है? तो ये 3 फेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फेज है? मेरी 2 डेज की क्लास लीव हो गई मैम, क्यों? रिकॉर्डेड क्लास के ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास? फिलिप जैक्सन,
हाँ जी, अब देखो ये तीन कौन कौन से फेजेस है, प्री एक्टिव फेज है, इंटरेक्टिव फेज है, पोस्ट एक्टिव फेज है। हल्का सा ओवरव्यू देती हूँ आपको। प्री एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब एक टीचर है ना वो क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करता होगा कि ऐसे ही चला जाएगा क्लास में, पहले प्लानिंग करता होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, सारी चीज होगी कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, क्या क्या मैं एग्जांपल्स दूंगी, क्या क्या मैं करूंगी क्लास में जाने के बाद है, ठीक है, सारी स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लानिंग्स बनाना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, गोल्स बनाना, हर एक चीज पहले वो डिसाइड करेगा। मीन्स कि बिफोर क्लास, बिफोर क्लास। इंटरेक्टिव हो जाएगा आपका जब क्लास में टीचर पहुंच चुका है। क्लियर है? अब जो उसने प्लानिंग बनाई, जो उसने गोल्स बनाए, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उनको यहाँ पे अमल करेगा, उनको यहाँ पर लागू करेगा। मीन्स टीचर और स्टूडेंट की आपस में इंटरेक्शन होगी, आपस में बातचीत होगी। टीचर भी बोलेगा, स्टूडेंट भी बोलेगा। क्लियर है? टीचर भी अपने व्यू पॉइंट रखेगा, स्टूडेंट भी अपने व्यू पॉइंट रखेगा। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करेगा, स्टूडेंट ऑल्सो टीचर से क्वेश्चनिंग करेगा, मीन्स पूछेगा। क्लियर है? हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ते हैं उसके बाद। अब पोस्ट एक्टिवेट कौन सा हो जाता है जी आपका? पोस्ट एक्टिवेट हो जाता है जब फीडबैक, अब फीडबैक जहां पे हो गया, आ गया फीडबैक जहां पर आ गया, या इवेल्युएशन जहां पर आ गया। हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं इवेल्युएशन और फीडबैक, कम्युनिकेशन में भी हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं फीडबैक, ठीक है। अब फीडबैक जहां पे आ गया, यहाँ पे चेक करेगा टीचर कि जो मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है वो क्या उसको आता है, क्या उसका बिहेवियर चेंज हुआ उस हिसाब से, क्या उसको वो सारी चीजें आ गई है जो मैंने उसको समझाया है। क्लियर है? प्री, बिफोर, इंटर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्लास। यस, वेरी गुड कविता मलिक जी। करते जी, ये था जी आपका ओवरव्यू। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है प्लीज एग्जाम में। अब देखो यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लाइक आपसे पूछा जाएगा फेसेस ऑफ टीचिंग कितने हैं, चाहे वो बीएड का एग्जाम है आपका, फिर चाहे वो कम नेट जेआरएफ का या फिर सेट का एग्जाम है। पहला दिया जाएगा आपको ए ऑप्शन दी जाएगी आपको सपोज प्री एक्टिव, बी ऑप्शन दी जाएगी आपको इंटरेक्टिव, सी ऑप्शन दी जाएगी आपको पोस्ट एक्टिव, और डी ऑप्शन दी जाएगी आपको डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव। अब ये पूछा जाएगा कि फेसेस ऑफ टीचिंग इज, तो क्या आंसर होने वाला है? प्रीएक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ए, बी एंड सी आपका आंसर होने वाला है। अगर पूछा जाएगा फेजेस ऑफ टीचिंग इज नॉट, कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर होने वाला है। एक तो नॉट हमेशा ध्यान से पढ़ोगे, और एक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी पूछा जाता है, नॉट की जगह समटाइम यूज किया जाता है एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट होता है, एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सपेक्ट होता है, EXPECT। ठीक है, एक्सपेक्ट होता है कि कौन सा नहीं हो सकता। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। एक और चीज ध्यान देना, वेरी गुड, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, वेरी गुड, गुड। अब एक और चीज ध्यान देना, प्री एक्टिव का या तो मीनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, पोस्ट एक्टिव, इंटरेक्टिव, इनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। एक और चीज कि फेसेस ऑफ टीचिंग दिया किसने, वो है आपके फिलिप जैक्सन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन कैसा बनेगा, स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2। ठीक है, उलट फुलट कर दिए जाएंगे, असर्शन रीजन जैसा भी बने। अब जैसा मर्जी क्वेश्चन बने, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, फिर यहाँ से जो मर्जी क्वेश्चन बने। बस क्या चीज याद रखनी है, एक बात मैं बोल दूं, अभी जो आपका ये एग्जाम है ना नेट जेआरएफ का, क्वेश्चन अगर किसी को ध्यान से नहीं पढ़ना आया, वो ऑलमोस्ट आते हुए भी वो गलत कर देगा अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो। इजी इजी टॉपिक, इजी इजी कंसेप्ट भी गलत कर जाएगा अगर क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ा। मैंने आपको एक चीज बोली है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये आपका फैक्चुअल बेस्ड होता है। ये आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप नहीं है कि यहाँ पे थ्योरीज लिखनी है। सब कुछ आपके सामने दिया है, बस आपको छांटना है, अपनी चप्पल छांटनी है। कलर सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, अपनी चप्पल छांट लो उसमें से। मीन्स राइट ऑप्शन को चूज कर लो, बेस्ट वन को चूज कर लो। फेसिस को हिंदी में कहते हैं जी चरण। 3 चरण है इसके, ठीक है, 3 स्टेप्स। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, सुनना बात को ध्यान से प्लीज। प्री एक्टिव स्टेज, अपने माइंड को खुला रखो, अपने कानों को खुला रखो, अपनी आंखों को खुला रखो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। और एक और चीज, आप ना अपने माइंड की जो कैपेसिटी है, सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति, समझने की शक्ति को भी इंक्रीज करना है। वो तभी होगा जब आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से स्टडी में होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इधर उधर की बातों से, ये भी करना था, वो भी करना था, ऐसा भी था, वैसा भी था, तो नहीं पढ़ पाओगे। पूरा जब स्टडी करनी है तो अपना पूरा क्या देना है, 100% आपको अपने आप को स्टडी में ही देना है फिर।
क्लियर है? अब देखो प्री एक्टिव स्टेज मीन्स कम टाइम लगता है फिर चीजों को सीखने में। अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ते हो तो कम टाइम लगता है, इधर उधर की बातों में फंसे रहोगे, डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहोगे। जो टॉपिक आपको 15 मिनट में आना है ना, उसी टॉपिक में आपको 1 घंटा लग जाएगा। और बहुत बार ये हुआ भी होगा, बहुत स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। अगर मेरा ध्यान पूरा नहीं होता ना स्टडी में, जहां मुझे आधा घंटा लगना है वहां मुझे 1 घंटा लग जाता है चीजों को अंडरस्टूड करने में। क्लियर है? अब देखो प्री एक्टिव स्टेज आपका कौन सा है? इट इज द स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग दैट अ टीचर प्लान बिफोर। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये मैं ऐसी अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, इसका कुछ क्या है, मीनिंग है इसका कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ। गोइंग टू द क्लासरूम टू डील विद स्टूडेंट टू टीच। अब क्लास में आने से पहले हर एक टीचर को पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास में आने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि कल मैं आपको फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाऊंगी, तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रेजेंट करना है आपको, किस तरह का आपको मटेरियल देना है, ठीक है, किस तरह से पीपीटी बनानी है, किस तरह से इमेजेस को ऐड करना है। तो वो सारी प्लानिंग है बिफोर क्लास। अब ऐसे थोड़ी मैं मुंह उठा के आ जाऊंगी, कल को आप भी टीचर बनोगे तो मुंह उठा के थोड़ी चले जाओगे क्लास में। प्लानिंग करोगे ना पहले कि कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजों का सब्जेक्ट देखोगे, कौन सा पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, क्या प्रेजेंटेशन देनी है, सारी चीजों की प्लानिंग करोगे बिफोर क्लास। लग नहीं रहा कहीं ना कहीं कि डेली लाइफ से रिलेटेड है? टफ तो लग नहीं रहा मुझे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करोगे, ऐसे सो के उठ के तो नहीं जाओगे क्लास में, पढ़ाने के लिए सो के उठ के तो नहीं जाओगे। फिर बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग अ टीचर हैज टू परफॉर्म मैनी टास्क। ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले उसको बहुत सारे टास्क होते हैं जो जो पूरे करने होते हैं। अब देखो चरण यहाँ पूर्व सक्रिय, क्लास में जाने से पहले की बात हो रही है। चरण यह शिक्षण की योजना बनाने का वह चरण है जिसमें एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले छात्रों को पढ़ाने के लिए योजना बनाता है। जैसे कि मैं भी आपको क्लास में आने से पहले योजना बनाती हूँ कि मुझे फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाने, क्या क्या पढ़ाने, मेरा क्या गोल रहेगा कि आपको समझ आए चीजों को। ठीक है, गोल तो यही रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि मैं जो पढ़ाऊँ वो समझ आए स्टूडेंट्स को। वास्तविक कक्षा शिक्षण से पहले एक शिक्षक को कई कार्य करने होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा क्लास में आ जाते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। हमें कंटेंट बनाना होता है, आपको मटेरियल देना होता है, बेस्ट मटेरियल आपको देना होता है जो आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? गुड, समझ आ रहा है? यस, वेरी फील्ड वॉन्ट बी प्री प्लानिंग टास्क। हाँ जी, एवरी फील्ड, हाँ जी, तो प्लानिंग करके जाओगे हर एक फील्ड में। देखो दीज टास्क इंक्लूड सच एज प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, अरेंजिंग फर्नीचर इक्विपमेंट विद इन द क्लासरूम, मैनिंग पेपर, स्टडिंग। ये ठीक है, पढ़ लेना, ये वही है बस क्लास में जाने से पहले। इन कार्यों में पाठ योजना तैयार करना, कक्षा के भीतर फर्नीचर उपकरणों की व्यवस्था, कागजात का प्रबंधन, परीक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करना, पाठ्य पुस्तकें, ये पढ़ लेना। ठीक है, ईजी है, ये ईजी है, कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। अब देखो प्री एक्टिव स्टेजेस की अगर हम बात करें कि प्री एक्टिव की स्टेजेस क्या क्या है, ये भी एग्जाम में सम टाइम पूछा जाता है। अगर आपसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो वो किस में आएगा आपका, इंटरेक्टिव में या फिर आपका पोस्ट एक्टिव में? ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, प्लानिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोलो, गोल्स बोलो, प्लानिंग बोलो, कहीं ना कहीं इनका सबका सेम ही रोल रहता है। ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है ना, तो ये सेम सेम रहता है कहीं ना कहीं। और जब आपका कई बार ये सेकंड पेपर वालों के लिए प्लानिंग के साथ ना मैच द फॉलोइंग में सम टाइम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स दिए होते हैं। ठीक है, और फोरकास्टिंग के साथ आपको दिया होता है फ्यूचर के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। ये सेकंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, फोरकास्टिंग एक होती है आपकी स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी आपकी प्लानिंग से बढ़कर होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैंने प्लानिंग की कि हाँ मुझे 9 बजे पहुंचना है क्लास में, ये मेरी प्लानिंग थी। अब उस प्लानिंग के पीछे मुझे क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? स्ट्रेटेजी प्लानिंग से बढ़कर होती है कि उस प्लान को फुलफिल करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग आर डिफरेंट बट एम या गोल बोलो तो सेम ही है दोनों का। सुनना बात को, ठीक है। अब प्लानिंग मैंने की कि मुझे 9 बजे क्लास में पहुंचना है, क्लियर, ये मेरी प्लानिंग थी। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसकी? अगर मुझे 9 बजे क्लास में पहुंचना है तो कहीं ना कहीं मुझे 8 बजे घर से निकलना होगा। सपोज हमारी ऑफलाइन क्लास है तो उस 8 बजे मुझे घर से निकलना है, तो उसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अलार्म, सेकेंड थिंग ब्रेकफास्ट, लंच करना, बनाना, खाना, एवरीथिंग।
ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि सपोज मैं 6 बजे का अलार्म लगाऊंगी, 6 बजे मैं उठूंगी, फिर मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उठूंगी, फ्रेश होंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, देन मैं खाना बनाऊंगी, आफ्टर दैट खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं तैयार होंगी, तो कहीं ना कहीं 8 बजे तक मैं तैयार हो जाऊंगी। तो ये मुझे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपने प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। जब हम प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लानिंग है कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना है। अब नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना, तो आपकी प्लानिंग है, आपने सोचा कि मुझे 8 घंटे स्टडी करनी है, बट 8 घंटे स्टडी करने के लिए मुझे स्ट्रेटेजीज भी तो बनानी पड़ेगी। क्लियर है? स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, कब कब मुझे क्या क्या करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब एमसीक्यू लगाने हैं, कब मैंने रिवीजन करनी है, कब मैंने कंसेप्ट को क्लियरिफाई करना है, कब मैंने क्लास लगानी है, कब मैंने खाना खाना है, कब मैंने क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आ जाएगी आपकी स्ट्रेटेजीज में, जो आपकी प्लानिंग को फुलफिल करने में एक रोड मैप का काम करेगी। क्लियर है? अब देखो, फिक्सेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव which are defined in the form of behavior changes। शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण, लक्ष्यों का निर्धारण। सबसे पहले तो लक्ष्यों का निर्धारण होगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे फेसेस ऑफ टीचिंग पढ़ाना है, ये मेरा लक्ष्य होगा आपको पढ़ाने के लिए। और दूसरा कि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है, मुझे ये आपको पढ़ाना है फेसेस ऑफ टीचिंग, ये था मेरा गोल या फिर मेरा ऑब्जेक्टिव। डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अब मुझे फेसेस ऑफ टीचिंग पढ़ाना था, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना कि फेसेस ऑफ टीचिंग को मैं किस तरह से बनाऊंगी, क्या ना कि इसके 3 फेसेस है, और किस तरह से मैं निर्णय लूंगी, विषय वस्तु के बारे में निर्णय लेना कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें, ठीक है। मेरा फेसेस ऑफ टीचिंग रह जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब मुझे उस पर क्या करना है, उस पर मुझे मटेरियल बनाना है, एक सब्जेक्ट मैटर आपको देना है पूरा मटेरियल बनाकर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। अब आपको प्रेजेंट करना है जो मेरे पास फेसेस ऑफ टीचिंग, मैंने जो मेरा गोल्स ऑब्जेक्टिव था उसको मैंने ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको सब्जेक्ट मैटर जो था मेरा, इसको मैंने बनाया अच्छी तरह से। अब मुझे क्या करना है, जब मैं बना दूंगी तो मुझे प्रेजेंट करना है, और सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है मान लो प्री एक्टिव था, ठीक है, फिर इंटरेक्टिव है, फिर आपका पोस्ट एक्टिव है। अब मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी ना, पहले प्री एक्टिव पढ़ाऊंगी, फिर इंटरेक्टिव पढ़ाऊंगी, फिर पोस्ट एक्टिव पढ़ाऊंगी, कि ऐसा तो नहीं है पहले पोस्ट एक्टिव पढ़ा लूं, फिर प्री एक्टिव पढ़ा लूं, फिर इंटरेक्टिव पढ़ा लूं। मीन सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी, अरेंज करूंगी चीजों को, बेस्ट आपको प्रेजेंट करके दूंगी ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। क्लियर है? कंटेंट प्रेजेंटेशन, डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अब मुझे क्या करना है, ये सारा क्लास में आने से पहले कर रही हूँ मैं तैयारी, क्लास में नहीं, क्लास में आने से पहले। अब मैं स्ट्रेटेजीज बनाऊंगी कि अच्छा मुझे फेसेस ऑफ टीचिंग मुझे बनाना है, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसका सब्जेक्ट भी बना दिया सारा, ठीक है। फिर मैंने सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज भी कर लिया, प्रेजेंटेशन भी कर लिया। अब लास्ट में क्या, मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगी कि 7 PM यार मेरी क्लास होती है, तो मुझे कब कब मुझे क्या क्या चीजें करनी है। लाइक मैंने रात को सोच लिया मुझे फेसेस ऑफ टीचिंग पढ़ाना है, फिर मैंने सुबह क्या किया कि मैंने सुबह कंटेंट तैयार किया, ठीक है, पीपीटी वगैरह बनाई, सारी चीजें बनाई, उसी हिसाब से मीन्स अपनी प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए मैं स्ट्रेटेजीज बनाऊंगी कि एज इट इज मैं 7 PM तक अपना पूरा मटेरियल तैयार रखूं, ठीक है। स्ट्रेटेजीज बनाई मैंने, फिर उनको सारी चीजों को, प्लानिंग होगी और आपका कंटेंट भी हो गया, प्रेजेंटेशन भी होगी कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें। अब स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि 7 PM मुझे क्लास लेनी है। क्लियर है? आफ्टर सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स द टीचर मेक्स अ डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉपर मेथड एंड स्ट्रेटेजीज। Proper method or strategies keep in view the content can be marked in the brain of the student very easily। अब मैं strategies ये बनाऊंगी कि स्टूडेंट को मुझे क्या एग्जांपल्स देने हैं, क्या मेथड्स मुझे मुझे यूज करने हैं कि स्टूडेंट को इजीली समझ आ जाए सारी चीजें, ठीक है। और 7 PM मुझे क्लास लेनी है, तो मुझे उसी हिसाब से अपना सारा मटेरियल तैयार करना है। ये मेरी सारी स्ट्रेटेजीज रहने वाली है। ओके जी, बाकी आप देख लेना, शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय लेना, हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है, इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया आप लोगों को, स्ट्रेटेजीज भी बता दी और प्लानिंग भी बता दी। स्ट्रेटेजीज में जब हम मेथड और मेथड को यूज करते हैं, टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजीज। प्लानिंग अभी सिर्फ हमने सोचा है सारी चीजों को, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लानिंग से एक स्टेप बढ़कर है स्ट्रेटेजीज आपकी। क्लियर है? अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, क्लियर है ये भी, है ना सारा। जो भी मैंने मेथड या जो भी मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई थी उसको मैंने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन मेथड को किस तरह से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, शिक्षण रणनीतियों का वितरण आप लोगों तक पहुंचाना है मुझे उनको।
अब वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मेरा, लाइक वो चार्ट हो गया, ठीक है, मानचित्रों का उपयोग कब कहाँ कैसे करना है, वो सारी चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस तरह से मैं आपको वो एग्जांपल्स दूंगी। शिक्षक यह तय करेगा कि वो कक्षा शिक्षण के दौरान किस पद्धति रणनीति का उपयोग कैसे और कब करेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों से किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, चार्ट मानचित्रों का उपयोग कब और कहाँ करेगा, वो सारी चीजें। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी उसने मेथड्स बनाए हैं, जो भी उसने स्ट्रेटेजीज बनाई है क्लास के लिए। ओके, क्लियर है सारा ये। बाकी आपने इसको एक बार रिवीजन कर लेना, हिंदी में भी दिया और विद एग्जांपल्स दिए सारा, ओवरव्यू सा बता दिया मैंने आपको। यस या नो, चले नेक्स्ट, रिप्लाई कर दो प्लीज, यस या नो, क्लियर है। नेक्स्ट करते फिर इंटरेक्टिव स्टेज। गुड, वेरी गुड। पीडीएफ प्लीज, एक बात सुन लो मेरी, रिवीजन नहीं की ना, अगर रिवीजन नहीं की ना तो मारे जाओगे बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। जितना मर्जी पढ़ लो, 100% सिलेबस कवर कर लो, बट ये जो एग्जाम है ना, ये मांगता है रिवीजन, और वन टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम, बहुत बार रिवीजन करने की जरूरत है। पीवाईक्यूज भी बहुत बार लगाने, एमसीक्यूज भी बहुत बार लगाने, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। 8 to 10 घंटे तो पढ़ो, ठीक है। 8 से 10 नहीं पढ़ा जाता, कम से कम 4 से 5 तो पढ़ो डेली। ठीक है जी। अब इंटरेक्टिव स्टेज आपकी कौन सी स्टेज हो जाएगी ड्यूरिंग द क्लास। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो आपने गोल्स बनाए हैं, जो आपने सब्जेक्ट मैटर बनाया है, ठीक है, जो आपने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, ठीक है, कि हाँ मेरी ये मेथड है, स्ट्रेटेजी है, और मैं किसके द्वारा उसको वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वो सारी चीजें बनाई हैं जो आपने, अब यहाँ पर आप उसको लागू करोगे या फिर आप अमल करोगे। अब चलेगी जी आप क्लास के अंदर, ये सारी चीजें आपकी क्लास से पहले थी, प्री एक्टिव वाला, ये सारा आपका क्लास से पहले थी। स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, आपका सब्जेक्ट मैटर कैसे प्रेजेंट करना है, सारा वो सीक्वेंस में लेकर आना, सारी चीजें, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन पूछना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो वो सारी चीजें थी जो आपकी प्री एक्टिव में। अब देखो, स्ट्रेटेजी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनीथिंग का यूज, हाँ, स्ट्रेटेजी आपकी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। वेरी गुड कविता जी। मीन्स रोड मैप बन जाती है स्ट्रेटेजी आपकी प्लानिंग के लिए, कि प्लानिंग तक पहुंचाना। और एक बात बोलूं, जो एक गुड स्टूडेंट होगा ना, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेटेजीज भी बनाएगा, और जो एक बैड, मतलब बैड भी नहीं बोल सकते, जो कमजोर या आलसी टाइप का होगा, वो सिर्फ प्लानिंग ही करता रहेगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, रात को उठेंगे 10 से 12 पढ़ेंगे, दिन में उठेंगे 8 घंटे पढ़ेंगे, पर उनकी स्ट्रेटेजी कोई नहीं होती कि भाई अलार्म भी तो लगाना पड़ेगा, वो सिर्फ प्लानिंग 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 करते रहते हैं। पर जो गुड स्टूडेंट होते हैं वो प्लानिंग विद स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, और स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको कहीं जाना है, आपने प्लानिंग की कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कितने बजे मुझे बस मिलेगी, मुझे टिकट वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ। अगर प्लानिंग ही करके बैठ के करा कुछ नहीं, अलार्म नहीं लगाया, उठे नहीं टाइम से, तैयार नहीं हुए टाइम से, बस नहीं पकड़ी, कुछ नहीं किया, टाइम टू टाइम आपने अपने सारे कामों को नहीं किया, तो फिर प्लानिंग फेल। प्लानिंग को अगर आपने एक रूप देना है या प्लानिंग को फुलफिल करना है, तो स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन देन यूर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, नेट एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंटरेक्टिव स्टेज आपकी कौन सी स्टेज है, ये है जी आपकी ड्यूरिंग द क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, अंडरलाइन कर दे रही हूँ, यह वास्तविक कक्षा शिक्षण है। इस स्तर पर एट दिस स्टेज द टीचर यूज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द गोल ऑलरेडी सेट। इस स्तर पर शिक्षक पहले से निर्धारित लक्ष्य को, अब पहले से कौन से निर्धारित लक्ष्य थे बताना जरा मुझे, कौन से निर्धारित लक्ष्य है पहले से, रिप्लाई करो। कहाँ हमने लक्ष्य को निर्धारित किया था या ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित किया था, रिप्लाई फास्ट। को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करता है। इंडक्शन स्टेज में ना समटाइम देखो एग्जाम्पल क्लास में भी बन जाते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टाइम में आ जाते हैं टीचर के माइंड में, प्रैक्टिकल एग्जाम प्री एक्टिव फेज में। वेरी गुड, प्री एक्टिव फेज में हमने सब्जेक्ट क्लास हम टीचिंग में रिलैक्स
प्री एक्टिव फेज में हमने क्या किया था, वहां पर हमने एट दिस स्टेज द टीचर यूज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर ऑलरेडी सेट, है ना। प्री एक्टिव स्टेज में हमने किया था ये सारी चीजें। इन द इंटरेक्टिव सेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज मोर और लेस spontaneously. Research suggests that things happen quickly during the teaching session. For example, the elementary, बस ये during the session, ठीक है। संवादात्मक सेटिंग में शिक्षक का व्यवहार कमोबेश सहज होता है। शोध से पता चलता है कि शिक्षण स्तर के दोनों चीजें तेजी से घटित है। मीन सामने आमने सामने टीचिंग हो रही है, ठीक है, फेस टू फेस टीचिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑपरेशंस की बात करें, ठीक है, ऑपरेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो परसेप्शन हो जाएगी धारणा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर जो है वो आमने सामने होंगे, स्टूडेंट और टीचर। यहाँ पे स्टूडेंट भी क्वेश्चनिंग कर सकता है और टीचर भी क्वेश्चनिंग कर सकता है, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, ये मैंने बताया भी है, मैं भी आपको कम्युनिकेशन में भी बताया डायग्नोस करना क्या होता है, और डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था मैंने। बताओ जरा डायग्नोसिस क्या होता है। और एक चीज बताई थी जो आपका फॉर्मेटिव होता है ना, PYQ जब करवाए थे, मैं भी तब करवाया था, फॉरवर्ड है ये। और जो आपका डायग्नोसिस है ये आपका बैकवर्ड है, पीछे की चीजों को देखना, लुकिंग बैकवर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग बैकवर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड, डीपली स्टडी करना, ठीक है। देखो जो आपका डायग्नोसिस का मीनिंग है ना, वो होता है कि एक तरह से जांच पड़ताल करना। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है कि जब कोई हॉस्पिटल जाता है ना तो डॉक्टर उसको बोलता है कि तूने क्या खाया था, मीन्स डायग्नोज करना, उसको चेकअप करना। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो प्री एक्टिव स्टेज थी वहां पे तो आपको सिर्फ ये था कि पहले से प्लानिंग की जा रही थी, ठीक है, सारी चीजों की। पर जब आपका इंटरेक्टिव स्टेज आया तो वहां पे डायग्नोसिस किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट की, मीन्स की क्लास में बातचीत हो रही है यहाँ पे, ओके, क्लास में बातचीत हो रही है यहाँ पे। एक मिनट, फोन से क्लास आपकी बंद हो गई है, वेट करो 1 मिनट। मैसेज शो नहीं हो रहे मुझे अभी, मैम वंस अगेन रिपीट, वेट, मैसेज शो नहीं हो रहे अभी मुझे आपके ना, बस पूजा का आया, वंस अगेन रिपीट, कौन से वाला, कौन सा बोल रहे हो आप रिपीट करने के लिए, मैसेज शो नहीं हो रहे मुझे। डायग्नोस का मतलब ये है कि स्टूडेंट को कितना पता है कितना नहीं पता, उसको कितना आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस फॉर दिस पर्पस नहीं हो रहे, मैसेज शो नहीं हो रहे किसी के भी मुझे। अच्छा, परसेप्शन होगी, देखो धारणा होती है परसेप्शन ना, एक धारणा होती है कि टीचर की क्या क्या धारणा है क्लास में और स्टूडेंट की क्या धारणा है क्लास में, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट की क्या क्या धारणा है क्लास में, मीन्स कि टीचर भी अपनी बात को रखेगा और स्टूडेंट भी अपनी बात को रखेगा। इंटरेक्शन प्रक्रिया कक्षा के माहौल के संबंध में शिक्षक के साथ साथ छात्रों से भी उचित धारणा की मांग करती है कि किसकी क्या क्या धारणा है, टीचर की क्या धारणा है क्लास में, टीचर का क्या परसेप्शन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और टीचर की क्या क्या परसेप्शन है, क्या थिंकिंग है, क्या उसे पता है, क्या उसको नहीं पता है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट की आपस में बातचीत, आपस में मीन्स मेरी धारणा अलग होगी, मेरी परसेप्शन अलग होगी, आपकी परसेप्शन अलग होगी, तो हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परसेप्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। परसेप्शन होती है जी धारणा, कि मेरी क्या क्या थिंकिंग है, आपकी क्या क्या थिंकिंग है, किसी किसी टॉपिक को लेकर मेरी क्या परसेप्शंस है, ठीक है, और किसी टॉपिक को लेकर आपकी क्या परसेप्शंस है, आपकी क्या धारणा है और मेरी क्या धारणा है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। जैसे कि फेसेस ऑफ टीचिंग को लेकर मेरी क्या धारणा है, ठीक है, और आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या परसेप्शन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैं आपको आंसर दूंगी, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे आंसर दोगे। और डायग्नोसिस का मतलब होता है कि मैं आपकी नॉलेज देखूंगी कि आपके पास कितनी नॉलेज है प्रीवियस, मीन्स आपको कितना समझ आ रहा है चीजें, कितना आप चीजों को अंडरस्टूड कर पा रहे हो, क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, डायग्नोसिस में वही होता है। मेनली जो यहाँ पर डायग्नोसिस का मीनिंग दिया गया है वो ये है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज को देखना, कि आपके पास कितनी नॉलेज है प्रीवियस, आपके पास पहले से कितना ज्ञान है, आपको कितनी चीजें हैं जो आपको समझ आती है।
ओके जी। एक ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ये होता है आपका सडनली, रैंडमली मीन्स की, ठीक है, सडनली या फिर रैंडमली। जैसे कि मैंने क्लास में क्या बोला, ये एग्जांपल, कि हम कई बार क्या होता है कि जब हमारी इंटरेक्टिव क्लास चल रही होती है तो जरूरी नहीं कि हम प्री एक्टिव स्टेज में ही हो, कि मैं प्लानिंग करके ही क्लास में सोच के आई हूँ सारे कि हाँ मुझे ये एग्जाम्पल देने हैं। कई बार क्लास में ऑटोमेटिकली तरीके से भी एग्जाम्पल बन जाते हैं, सडनली बन जाते हैं, ठीक है। सडनली यहाँ पे एग्जांपल्स भी बन जाते हैं कई बार क्लास में, आपको टॉपिक को समझाने के लिए। अब रिएक्शन प्रोसेस आ गया आपका। फॉर दिस पर्पस द टीचर हैज टू टेक द राइट डिसीजन विद रिगार्ड टू सिलेक्शन एंड यूज ऑफ प्रॉपर स्टिमुली। अब स्टिमुलस का मीनिंग बताना मुझे, क्या होता है स्टिमुलस या स्टिमुली, इसका मीनिंग बताना। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक को सुदृढ़ीकरण और प्रतिक्रिया उपकरणों में निर्धारित उचित उत्तेजनाओं के चयन और उपयोग और विद्यार्थियों के शिक्षण वातावरण और शिक्षक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त रणनीतियों के विकास के संबंध में सही निर्णय लेना होगा। स्टिमुलस का मीनिंग बताना क्या है। फेसिस ऑफ टीचिंग चल रहा है जी, उत्तेजना, ठीक है, बट है क्या स्टिमुलस का मीनिंग, आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट की ओर खींचना, ठीक है, ये स्टिमुलस हो गया आपका। और फिर आपका उस पर रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर आपका उस पर रिस्पॉन्स। जैसे फेसिस ऑफ टीचिंग पढ़ा रही हूँ तो आपको पूरी तरह से फेसिस ऑफ, वैसे तो देखो स्टिमुलस का मतलब होता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, बट आपका ध्यान मैंने लेकर आना है ओनली किस पे, फेसिस ऑफ टीचिंग पे। और फिर आपका रिस्पॉन्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। स्टिमुलस शेड्यूल इन री-इन्फोर्समेंट एंड फीडबैक डिवाइसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल स्ट्रेटेजी सूटिंग द नीड ऑफ द पीपल, टीचिंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त रणनीतियों के विकास के संबंध में सही निर्णय लेना। क्लियर है ये भी। सही स्टिमुलस का चयन करना, ठीक है, उत्तेजना, निर्धारित उचित उत्तेजनाओं का चयन और उपयोग और विद्यार्थियों के शिक्षण वातावरण और शिक्षण उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार। समथिंग विच अट्रैक्ट यू, हाँ मतलब कि जहां पर आपका ध्यान जाना है, तो मुझे एक स्टिमुलस रिएक्शन तभी आएगा ना, आपका रिस्पॉन्स तभी आएगा। एक स्टिमुलस मीन्स आपका पूरा ध्यान मुझे खींचना है सब्जेक्ट। अब मेरे लिए यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, फेसेस ऑफ टीचिंग, जहां पर मुझे आपका ध्यान लेकर आना है। क्लियर है, आपका ध्यान लेकर आना है ताकि हमारी जो टीचिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्री एक्टिव स्टेज में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, फेजेस ऑफ टीचिंग आपको पूरी तरह से समझ आना चाहिए, उस पर मैंने प्लानिंग की थी, ठीक है, प्री एक्टिव। और इंटरेक्टिव में क्या हुआ कि मैंने अब आपको फेसेस ऑफ टीचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वहां पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी आएगा। ओके, अब देखो पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये तो इजी है, परसेप्शन हो गया, डायग्नोसिस हो गया और रिएक्शन प्रोसेस हो गया, तीन ही चीजें यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड की है। अब देखो पोस्ट एक्टिव स्टेज, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्री एक्टिव में क्या क्या चीजें आने वाली हैं और इंटरेक्टिव में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है, ये है आपका बिफोर क्लास में जाने से पहले, और ये है आपका ड्यूरिंग क्लास, एक टीचर की क्या क्या, एक टीचर जो है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग द क्लास। मीन्स की जो यहाँ पे मैंने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको मुझे यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है, फुलफिल करना है। जितने मैंने एग्जाम्पल, जितने मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई थी उनको यहाँ पे मुझे लागू करना है एक तरह से, या फिर उन पर अमल करना है, ठीक है। इंटरेक्टिव ये हो गया आपका ड्यूरिंग द क्लास। अब जो पोस्ट एक्टिव है ये कौन सा है आपका, पोस्ट एक्टिव हो जाएगा जी आपका जब हम सारी, जो मेरा प्री एक्टिव है, जो मेरा ड्यूरिंग क्लास है, उन सबको मुझे जस्टिफाई करना है कि वो एज इट इज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फीडबैक कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है। क्लियर है। नॉट ओनली अट्रैक्टिव बट ऑल्सो इफेक्टिव इज ऑल्सो इज कॉल्ड स्टिमुलस, हाँ जी, जो आपको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या है आपकी, द पोस्ट एक्टिव स्टेज कंसर्निंग इवेल्युएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जज करना, जस्टिफाई करना, ठीक है, या फिर वर्थ वर्थ चेक करना, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जज, जस्टिफाई या फिर वर्थ, WRTH। प्रोवाइड्स नेसेसरी फीडबैक, अब जहां पे इवेल्युएशन आएगी ऑब्वियसली वहां पे फीडबैक भी आनी ही है, क्योंकि विदाउट एनी फीडबैक कैसे इवेल्युएट करोगे आप, विदाउट एनी फीडबैक तो इवेल्युएशन नहीं पॉसिबल है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, और आपने मुझे आंसर दिया मैम प्री एक्टिव फेज है, मैम इंटरेक्टिव फेज है, और मैम पोस्ट एक्टिव फेज है। तो मैं इवेल्युएट आपकी फीडबैक से मैं इवेल्युएट करूंगी कि हाँ आपको आता है, मैं जस्टिफाई कर लूंगी, मैं जज कर लूंगी, मैं चेक कर लूंगी आपको कि हाँ आपको आता है फेजेस ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीडबैक इज नेसेसरी, ठीक है, प्रोवाइड नेसेसरी फीडबैक टू द टीचर एंड द स्टूडेंट इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल इंप्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस। और जो आपकी इवेल्युएशन है वो और एक किस चीज के लिए की जाती है, इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मान लो अगर कोई कमी घटी भी है तो उसको भी दूर करने के लिए इवेल्युएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, पोस्ट एक्टिव स्टेज में एक टीचर इवेल्युएट कैसे कर सकता है स्टूडेंट को, एग्जाम्पल दीजिए। पोस्ट एक्टिव स्टेज में एक टीचर स्टूडेंट को कैसे इवेल्युएट करेगा कि मैंने जो उसको पढ़ाया है वो उसको आया है समझ के नहीं आया है, और इम्प्रूवमेंट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिप्लाई फास्ट। ग्रेड देगा क्वेश्चन पूछ के, वेरी गुड, क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ग्रेड तो फिर आपका लास्ट में हो जाएगा ना। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे किसको आता है कि नहीं, टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, क्विजेस लिए जाएंगे इवेल्युएशन के लिए, ठीक है, इवेल्युएशन के लिए टेस्ट लेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, क्विजेस लेगा, ठीक है, इवेल्युएशन के लिए। और फिर अगर मान लो स्टूडेंट ने गलत किया तो इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट तो जरूरी है, ठीक है, इवेल्युएशन करेगा, अगर सबने सही किया तो ठीक है गुड, और अगर सबने गलत किया तो फिर इम्प्रूव, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, इसीलिए टेस्ट लिया जाता है ना, ताकि आप और ज्यादा इम्प्रूव करो। जहां भी आपने गलती की, मैं क्या बोलती हूँ जब हम पीवाईक्यूज में आपको करवाती हूँ, आप बोलते हो मैम इतने क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं क्या बोलती हूँ, इम्प्रूव करो अपने आप को, आपको पता तो चले कि आप कहाँ हो, मीन्स आपका आईना आपको दिखाना है, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, आईना आपको दिखाना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ओके जी, तो पोस्ट एक्टिव स्टेज, अब डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डिसीजन ऑफ द बिहेवियर चेंजेस, द टीचर इवेल्युएट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज विद देयर एक्चुअल बिहेवियर चेंज ड्यूरिंग हिज टीचिंग। व्यवहार परिवर्तन के सटीक निर्णयों को परिभाषित करना, शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन उनके वास्तविक व्यवहार परिवर्तन से करता है, ठीक है, क्लियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज विद देयर एक्चुअल बिहेवियर चेंज, कि उनमें क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या चेंज उनमें नहीं आया। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, अब टेस्टिंग डिवाइस, ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछ लिए उनसे, उनको टेस्ट दे दिया, उनको क्विज दे दिया, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। व्यवहार को विभिन्न वांछित आयामों को मापने के लिए शिक्षक कुछ उपयुक्त परीक्षण तकनीकों और उपकरणों का चयन करता है। शिक्षक को विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होना चाहिए, और द टीचर शुड बी रिलायबल, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर, कॉग्निटिव, नॉन कॉग्निटिव आउटकम रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस, टेस्टिंग टूल्स टू मेजर वेरियस डिजायर्ड डायमेंशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट लेगा, क्वेश्चन हो गए, टेस्ट हो गए, क्विजेस होगी, ठीक है। चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, अब जहां पे उसको लगेगा कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, एक स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर वो अपने मेथड्स को भी चेंज कर सकता है, और एक स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो काफी चीजों को यहाँ पे अपनाएगा। छात्र के परीक्षण परिणामों का उपयोग निर्देश और शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। यह शिक्षण की रणनीतियों को पुनः उन्मुख और परिवर्तित करके, देखो, इट में प्रोवाइड बेसिस फॉर इम्प्रूविंग हिज टीचिंग बाय रीओरिएंटिंग एंड चेंजिंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंज भी करेगा कि मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करूंगी नेक्स्ट टाइम, ताकि आप और ज्यादा इंप्रूव कर सको, ठीक है। ये इजी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है, इजी है। अभी रिसर्च भी हमने स्टार्ट करना है, रिसर्च भी स्टार्ट करना है, रिसर्च भी आपका लेंथ है, और अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी 10 क्लासेस होगी है, काफी चीजें, ये तो छोटी छोटी चीजें, चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। अब इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षण और रणनीतियों को बदलना और सुधारना, शिक्षण की रणनीतियों को। अगर मान लो कि मैं आपको जैसा पढ़ा रही हूँ आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे मान लो मैंने आपका टेस्ट लिया, आपके आगे 0 0 नंबर, तो मुझे कहीं ना कहीं चेंज लाना पड़ेगा ना अपनी स्ट्रेटेजीज में, अपने एग्जाम्पल्स में, अपने मेथड्स में चेंज लाना पड़ेगा, आपको और इजी वे में समझाना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए इजीली। आपको उस तरह से पढ़ाना पड़ेगा जिस तरह से आप अंडरस्टूड कर सकते हो चीजों को।
इवेल्युएशन करके ही मुझे पता लगेगा ना, तभी मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, तभी आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको भी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी अपने आप में, कहीं ना कहीं टीचर को भी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी अपने आप में, ठीक है। इवेल्युएशन का मतलब ही क्या है, आपको इंप्रूव करना, जज करना, जस्टिफाई करना, वर्थ को चेक करना आपकी। क्लियर है। हायर एजुकेशन पढ़ाएंगे राखी मिश्रा जी, जीतू सर। तो ये होता है जी आपका कंप्लीट प्री एक्टिव और इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव तो मुझे नहीं लगता कभी भूल सकते हो, कम्युनिकेशन में इतना पढ़ा है। पोस्ट एक्टिव, इंटरेक्टिव का मतलब वही है टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हम बातचीत करेंगे, ठीक है। मीन्स कि टीचर बोलेगा स्टूडेंट सुनेगा, स्टूडेंट बोलेगा टीचर सुनेगा। और कौन सा फीडबैक था ये, स्लो फीडबैक है ये। और कौन सा है, इनडायरेक्ट। और मीडिएटेड का भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। मीडिएटेड आपका कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी इंटरेक्टिव होना है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़ेगा वो कोई भी मीडिएट हो सकता है, लैपटॉप, वाईफाई। ओके जी। एंड पोस्ट एक्टिव, ये है आपका बिफोर क्लास, ये आपका ड्यूरिंग क्लास, और ये आपका एक तरह से इवेल्युएशन एंड फीडबैक और आपके इंप्रूवमेंट को करने के लिए। तीन चीजें याद रखोगे पोस्ट एक्टिव में, इवेल्युएशन, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। यहां से ही आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इवेल्युएशन, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, ये तीनों चीजें अगर आपको पता लगी तो आप इजीली पोस्ट एक्टिव को कर पाओगे। और प्री एक्टिव में आपकी प्लानिंग, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप याद रखोगे तो यहाँ से आपका एग्जाम्पल बन सकता है। और इंटरेक्टिव में आपकी परसेप्शन होगी टीचर और स्टूडेंट की परसेप्शन, और डायग्नोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस, एग्जाम में पूछा गया था ये कि डायग्नोसिस आपका प्री एक्टिव में आएगा, इंटरेक्टिव में आएगा कि पोस्ट एक्टिव में आएगा। डायग्नोसिस आएगा आपका इंटरेक्टिव में। डायग्नोज करना कैसे समझोगे, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा डायग्नोज करता है तो जाना तो पड़ता है ना उसके पास, ठीक है, जाना तो पड़ेगा, उसको दिखाना तो पड़ेगा, बिना दिखाए थोड़ी होगा। प्री एक्टिव में तो ओनली प्लानिंग चलेगी, पोस्ट एक्टिव में ओनली इवेल्युएशन या फीडबैक होगी, ठीक है। तो इंटरेक्टिव का क्या मतलब होगा, जब हम चेकअप करवाएंगे अपना, तो चेकअप कैसे होगा, आमने सामने होगा ना चेकअप। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा है, आप घर में बैठे हो, प्लानिंग कर रहे हो यार चेकअप करवाना था, अब क्या करो। पोस्ट एक्टिव क्या होगा, जब जब जो पेशेंट है वो पूरा चेकअप हो गया और उसने फीडबैक दी डॉक्टर को, हाँ अब मैं ठीक हूँ, मैं जो आपने मुझे दवाई दी थी उसका मुझे असर हो गया है। नो वॉइस, किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या। हाँ, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, प्लीज इंपॉर्टेंट टर्म है डायग्नोसिस, ये एग्जाम में पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। डायग्नोसिस का मीनिंग डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। और ये आपका इवेल्युएशन में भी आता है डायग्नोसिस। लुकिंग फॉरवर्ड, स्ट्रेंथ वीकनेस का पता लगाना। क्लियर वॉइस आ रही है। अच्छा, किसने बोला था नो वॉइस, रेखा ने बोला था नो वॉइस। आप अपना नेटवर्क चेक कर लो या फिर रिस्टार्ट कर लो फोन को। अब देखो, अब एक और चीज, अकॉर्डिंग टू जॉन एडम, ठीक है, इन्होंने दिया था जी बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका एजुकेशन है या फिर जो आपकी टीचिंग है ये है जी बाइपोलर। बाय का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बहुत बार बता चुकी हूँ। बाइपोलर होता है जी आपका, बाय मीन्स की टू, ठीक है, कहाँ है, द्विध्रुवीय, ठीक है, टू। और यूनि का अगर हम बात करें, यूनिपोलर अगर बात की जाए, ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन, या फिर मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, यूनि मोनो वन, वन होता है। यूनिपोलर होता है कि बाइपोलर, यूनिक, यूनि जो भी होता है, ठीक है, बट इतना बोल दो कि यूनि का मतलब वन होता है बाय, ठीक है। बाय से हमेशा याद रखना ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो है ना, ए के बाद बी है, दो है, मीन्स दो। जब भी दो चीजों को इंक्लूड करेंगे तो हमेशा बाइपोलर में आएगा। सेकंड पेपर में भी आपका हेल्पफुल करेगा, बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड यूनि, ठीक है। मोनो यूनि एक होगा, यूनि मोनो वन, एंड आपका हाँ यूनिलेटरल, वेरी गुड मोहम्मद जी, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल वन होगा आपका, ठीक है। और बाय मतलब ए और बी, बस इतना याद रखोगे, ए बी, दूसरे नंबर पे आ रहा है ना बी, दो, बस। जहाँ पे बाइपोलर की बात करोगे इट मीन्स कि यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड हो रही है, दो चीजें इंक्लूड हो रही है। अभी बताती हूँ, ये दिया थी जी जॉन एडम ने, ये इंपॉर्टेंट है, और बाइपोलर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताते क्या है आपका जॉन एडम्स ओपिनियन, that education is bipolar process because there is a constant interaction between the, किसकी इंटरेक्शन हो रही है, एजुकेशन है तो ऑब्वियसली टीचर तो होगा, एंड द टॉट और एजुकेटर एंड एजुकेंट, ये हो गया स्टूडेंट। द टीचर
द चाइल्ड, स्टूडेंट। जॉन एडम के अनुसार शिक्षा के दो पहलू है, शिक्षक और बच्चा। एक, दो, बस, द्विध्रुवीय। ठीक है, शिक्षक के बीच निरंतर बातचीत होती है। ये है जी बाइपोलर प्रोसेस। टीचर एंड स्टूडेंट, किसने बोला? जॉन एडम ने बोला। अगर बाइपोलर का पूछा गया तो वैसे जो बेस्ट माना जाता है वो ट्राइपोलर माना जाता है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो ट्राइपोलर माना जाता है, जो आपका जॉन डेवी ने दिया है। ये है जॉन एडम और ये है आपका जॉन डेवी। इन्होंने क्या बोला कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोला इन्होंने? 8 बजे क्लास मुझे कंप्लीट करनी है, कल भी लेट हो। जॉन एडम सेड एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस, टीचर एंड स्टूडेंट। और बहुत इजी है यार, मुझे नहीं लगता कि इसमें टफ होगा कोई। बाइपोलर मतलब टू। अब टीचिंग की बात हो रही है तो दो कौन हो गया टीचिंग में? टीचर और स्टूडेंट हो गया ऑब्वियसली। अब और किसको लेकर आओगे आप टीचिंग में? अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कौन सा हमारा चल रहा है अभी? मैं हूँ, आप हो, और कौन है हमारे बीच? और कोई भी नहीं है। और कंटेंट है जी हमारा, कंटेंट है हमारा। ठीक है, जॉन डेवी ने क्या बोला कि जो एजुकेशन है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल भी एक लड़की ने पूछा था तो मैंने उनको बताया था कि अगर हम बेस्ट की बात करें तो ट्राइपोलर बेस्ट माना जाता है। अब एजुकेशन इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन द एजुकेटर मीन्स की टीचर, एजुकांट मीन्स की स्टूडेंट, और स्टूडेंट को और क्या बोला जाता है? प्यूपल। सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट क्या है? आपका आसपास का वातावरण हो गया एक तरह से, जहाँ पे आप वर्क करते हो, जहाँ पे आप लिव, जहाँ पर आप जीते हो। ठीक है, आपका वर्क प्लेस और आप जहाँ पर जीते हो वो क्या? आपका सोशल इन्वायरमेंट। अब देखो ट्राइपोलर की अगर हम बात करें, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट को और क्या बोला जाता है? प्यूपल। और टीचर को और क्या बोला जाता है? एजुकेटर। तो ये कंफ्यूज मत होना, स्टूडेंट और क्या हो गया? एजुकेट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सोशल इन्वायरमेंट एक और चीज एग्जाम में बहुत बार, करिकुलम, ये भी बोल देते हैं जी। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं? मैम सोशल इन्वायरमेंट तो पढ़ा था बट करिकुलम नहीं पढ़ा था हमने। टीचर स्टूडेंट सोशल इन्वायरमेंट, जॉन डेवी सेड एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस। सिलेबस है थर्ड पोलर। सिलेबस और करिकुलम में फर्क है माधवी जी। जो आपका सिलेबस है, ठीक है, और जो आपका करिकुलम है, डिफरेंट है दोनों। सिलेबस ओनली आपका पर्टिकुलर टॉपिक होता है आपके सब्जेक्ट्स का, ठीक है, और जो आपका करिकुलम है ये आपका सब्जेक्ट्स है, ये आपके टॉपिक्स है, एक्टिविटीज है। क्लियर है? करिकुलम आपका ये रख लो आपकी वाइडर लेवल का है ये, और सिलेबस थोड़े छोटे लेवल का है। अगर मैं अभी बात करूं आपका नेट का जो यूजीसी नेट है जो, ठीक है, उसका जो सिलेबस है 10 यूनिट है पेपर 1 की। ठीक है, और अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में आपकी सारी चीजें ऐड हो जाएगी, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, आपकी सारी इंजॉयमेंट, आपकी सारी एक्टिविटीज, ठीक है, और जो भी आपको क्विज मिलते हैं यहाँ से हमारी तरफ से, वो सारी चीजें आपकी करिकुलम में आ जाएगी। अनदर एक्टिविटीज भी आपकी करिकुलम में आती है। तो करिकुलम एंड सिलेबस इज डिफरेंट। क्लियर है? यस, सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम। वेरी गुड मोहम्मद जी। सिलेबस आपका छोटा है, करिकुलम आपका बड़ा है। सब्जेक्ट, टॉपिक, एक्टिविटीज आपकी करिकुलम में आ जाएगी। और अगर सिलेबस की बात करें तो ओनली आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, बाकी और चीजें इंक्लूड नहीं होगी। करिकुलम में तो आपका सब कुछ आ जाएगा। मीन्स जो हम नेट जेआरएफ की तैयारी आपको करवा रहे हैं, इसके साथ साथ हम जितनी भी चीजें, जितनी भी एक्टिविटीज है, क्विज है, एमसीक्यू है, पीवाईक्यूज है, खेल है, इंजॉयमेंट है, ठीक है, और काफी और चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आपकी करिकुलम में आ जाएगी। बट अगर मैं ओनली ये बात करूँ कि सिर्फ मुझे आपको 10 यूनिट्स पढ़ानी है, बाकी अनदर एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, तो वो सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास है जी आपकी। तो यहाँ पे करिकुलम भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट, करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और पीडीएफ में आज ही सेंड कर देती हूँ ये, ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग की। ओके जी, आज ही सेंड करूँ कि कल सेंड करूँ, एक बार बता दो, फिर क्लास को करते हैं वाइंड अप। मैम 3 मंथ का कोर्स का क्या प्राइस है? 3 मंथ के कोर्स का प्राइस 6 मंथ का है हमारे पास, तो पता नहीं मुझे क्या होगा। जीतू सर से पूछ लेना मधु एक बार। आज ही कर दो, आज ही कर दूं। फेसेस ऑफ टीचिंग 4 पेजेस होने हैं, 5-6 पेजेस होने हैं। चलो ठीक है, कर देते हैं फिर आज ही। आप बोलते तो आज ही कर देते हैं।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। रिवीजन करना स्टार्ट कर दो प्लीज, अगर रिवीजन नहीं की ना तो फिर हाल माड़े हो जाएंगे फिर। थैंक यू जी, थैंक यू। राखी मिश्रा, लव यू टू। आप हमेशा बोलते हो, थैंक यू सो मच।